देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुके पहले ही जीवन के सोने से सपने। आधी आबादी कहिए या पूरी आबादी की जननी कहिए या नारी शक्ति कहिए, इस आधी आबादी का सच क्या है, इस आधी आबादी की स्थिति आज किस पायदान पर है, इस सब की पड़ताल की हमने हमारी इस खास रिपोर्ट में। नारी शक्ति हर दिन एक नया इतिहास रच रही है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अब तस्वीर बदल रही है। वो अपने हाथों से खुद की तकदीर लिख रही है। इन्होंने परंपराएं बदली, सोच बदली और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ा। और ऐसी ही एक महिला जिन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। जी हाँ, भोपाल की भूरीबाई से हमने महिला दिवस पर परिचर्चा की। चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास, चांदी के भारी आभूषणों से सजी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली भूरीबाई, जिन्हें देश के सर्वोच्च चौथे नागरिक सम्मान पद्मश्री से साल 2021 में नवाजा गया। भूरीबाई, जिन्होंने कई चुनौतियों का लगातार सामना किया, भूरीबाई ने अपनी कला के जरिए विशिष्ट पहचान बनाते हुए ये साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में साधनहीन महिलाओं को यदि उनमें कुछ कर दिखाने का तमन्ना हो तो वे सर्वोच्च मुकाम को हासिल कर सकती हैं। इसी सर्वोच्च मुकाम को हासिल किया भूरीबाई। आज इन्हें मध्य प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान शिखर से नवाजा गया है। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भूरी जी, आपको आपकी कला के लिए पद्मश्री से नवाजा गया, जो कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। लेकिन भूरी जी, जब भी हम आदिवासी समाज की बात करते हैं तो हमारे सामने एक आदिवासी समाज की एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है कि आदिवासी तो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी कई प्रकार की तमाम बंदिशों में जकड़े रहते हैं, उन्हें कई प्रकार की तमाम आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस चूंकि कल है और हम आदिवासी महिलाओं की यहाँ पर बात करते हैं तो उनकी एक ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है कि वे पाबंदियों और बेड़ियों में जकड़ी होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये सफर कितना चुनौतियों भरा रहा? जी देखिए, मेरे लिए तो शुरू में तो बहुत ही कठिन है और बहुत ही कठिन से ही मैंने अपनी कला को आगे बढ़ाई है। अपने हाथ के कलर से जब अपने घर की दीवारों को जब शादी होती थी, त्योहार आते थे, तभी मैं हाथ के कलर जो मिट्टी है, काला कलर है जो तवे का क्रूस के वो बना लिया करती थी, पेड़ की पत्तियों का ग्रीन कलर, ऐसा करते करते मैं शादी में कभी त्योहार में ऐसे मैं कर लिया करती थी। और फिर मैं से धीरे धीरे करते करते मैं मेरी बहुत बचपन की खोज है ये कला, मेरे को बहुत ही बचपन से ही शौक था। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इतनी यहाँ तक पहुँचूँ। मैंने बहुत ही कठिन यात्रा करते हुए अपनी कला को यहाँ तक लाई हूँ। अपने मजदूरी भी मैंने करी, अपने खेती के काम भी किए, अपने बच्चे भी संभाले, घर के कामकाज भी, सारे कामकाज करते हुए। लेकिन मुझे अंदर से ये कला की इतनी शक्ति मिली कि मेरे को कला मुझे नहीं छोड़ती थी, मैं कला को नहीं छोड़ती। लेकिन मैं बहुत अपने मन लगा के मैं आगे बढ़ी हूँ यहाँ तक। और मैं आज मेरी अपनी बराबर की महिलाएं हैं, लड़की नई नई उम्र की हैं और भी कलाकार हैं, मधुमनी है, ये अपने गोंड है, कोरकू है, वो बहुत सारे सब कला के लिए मैं मेरी तरफ से अपनी तरफ से मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये मैं बहुत मेरी तरफ से उनको ढेर सारी बधाई हैं। और मेरी तरह वो भी उनकी इच्छा ही है, जो कामकाज रहते हैं, बच्चों संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम करना और अपने पति को भी कहीं ऑफिस जाते हैं तो टिफिन बनाना, उनको संभालना, उनको जो भी करना है। लेकिन अपने जो भी अंदर से इच्छा है वो इच्छा बराबर उसको 1-2 घंटे के लिए अपना समय निकालो, सारे काम काज करके
अपनी हिम्मत जुटाओ, अपनी हिम्मत को और अपना जो दिमाग को आगे बढ़ाओ। बहुत खुशी की बात है। मैंने बहुत ही, मुझे ऐसे किसी ने समझाया ही नहीं था या बताया नहीं था, लेकिन मैं अपने आप अपने हुनर से ही मैं यहाँ आगे तक बढ़ी हूँ। थोड़ा सा मेरी माँ कहती थी कि अपने घर में त्यौहार आने वाले हैं या शादी होने वाली है, बेटा तुम ये कर लो वो कर लो, बस इतना ही मुझे सपोर्ट मिला है। लेकिन एक ना एक दिन मेरी शादी हो गई तो मैं मेरे पति के साथ में भोपाल में मजदूरी करने आई थी। तब ना ये भारत भवन बन रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे बहुत बड़े इंसान से मैं मिलूं और मेरी ज़िंदगी बदल दे वो। मुझे नहीं लगा था। मैं डरते डरते उनसे बात करने के लिए मुझे बहुत ही कठिन हुआ। मैं डरते डरते उनसे बात करी। जय स्वामी जी नाथन जगदीश करके थे, भारत भवन के डायरेक्टर भी थे, बहुत बड़े कलाकार भी थे वो। लेकिन आज उनके आशीर्वाद से मैं बहुत ही, मेरा रंग रूप, मेरी ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल ये कला के साथ जोड़ के ना बदल दी। और आज मैं ऐसे ही महसूस करती हूँ, कहीं देश विदेश में जाती या मुझे और भी आगे देखना था, ऐसे करके मैं अंदर से थोड़ा सा मेरे को याद आता है उनका। आज वो रहते तो मुझे कहाँ न कहाँ पहुँचा देते, लेकिन उनको याद करने पर। आपसे जुड़ा एक किस्सा ये भी रहा है कि जिस भारत भवन में आपने श्रमदान किया था, उसी भारत भवन में आपको सम्मानित भी किया गया। मुझे वहाँ आज, मैं कितने सालों के पहले ही मैंने ये अपने हाथों से दीवालों को बनाया था। भारत भवन मेरे हाथों से बनाई हुई। और आज मुझे वहाँ एक शासन कहती है कि तुम्हें एक मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे आके और ये सम्मानित करो और ये शुभारंभ करो। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज उन हाथों से मेरी दीवार बनाई हुई है और वो स्वामी जी का वहाँ घूमना, उनको बताना, और ये क्या क्या कला होती है, कैसे शादी होती है, कौन समाज हो, कहाँ से हो, ये सब वो उन्होंने पूछा मुझे। तो मैं वहाँ जाकर ना, मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं से मुझे थोड़ा सा धक्का लगा है। एक वो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने एक आदिवासियों के देव के रूप में मैं मानती हूँ। वो कहते हैं कि एक पत्थर उठा के पेड़ के नीचे रख दो और आदिवासी उन्हीं का पूजा पाठ करे और उन्हीं का सहारा और उन्हीं की सेवा करता रहे और उन्हीं की मदद मिले। तो उसी तरह मैंने स्वामी जी को एक देव के रूप में अभी भी मैं उनको याद करती हूँ। और उनको याद करने पर मेरा सारा काम सब अच्छे से हो जाता है। बहुत अच्छे से मेरी अपनी कला लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और लगातार मुझे ये पहले तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे अवार्ड ले लिए। पहला शिखर सम्मान है, दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड है, और आज मैं पद्मश्री अवार्ड तक पहुंच गई हूं। तो मैं इतनी, मुझे खुशी हो रही है कि मेरे साथ आज भी स्वामी जी है। कितने सालों पुराने पहले मुझे शुरुआत कराई। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे की उंगली पकड़ के और चलते चलते उंगली छूट जाती है और रास्ता भटक जाता है, लेकिन मैं लगातार उनकी याद करती हूँ। मेरा सारा काम पूरा हो जाता है और एक मजदूर से आज मैं कलाकार की पोस्ट पे हूँ। और ऐसे लोगों से मुझे बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हैं, आज मुझे मंच पे बुला के और ये मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बहुत मान सम्मान कर रहे हैं। मुझे माइक पे बोलने के लिए मौका मिल रहा है और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके और मुझे बहुत सम्मान मिल रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज की महिलाओं के लिए मैं बहुत बहुत ऐसा कहूँ कि आप भी कभी अंदर से हारे नहीं। अपनी हिम्मत, जो भी अंदर से लगता है कि मैं कला करूँ। आजकल के तो सरकार ने बहुत सारे मतलब सामान जो घोषित कर दिए हैं कि लोगों को, जो कहीं ना कहीं महिलाएं बेचारी बाहर ही नहीं निकल रही, उनको बनाने का और कला करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। वो अंदर ही अंदर वो देख देख के ना वो तरस रही है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि आप भी अपना जो इच्छाएं हैं उनको लेके बाहर निकले और कला को आगे बढ़ाए। और मैं सबको बांटना चाहती हूँ। मेरी अपनी कला में सबको ये देखे, ये बनाए और मेरे से पूछे, मेरे से मिले। तो मैं सबसे यही बोलूँ कि आप बराबर मतलब ये कला का हिस्सेदार बने। और बहुत मेरी तरह, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे साइन तक नहीं आता है। और मेरे जो ज़माने में मैं समझदार हुई तो स्कूल ही नहीं थी। और आजकल तो बहुत ही स्कूलें हैं, मोबाइल हैं, टीवी है,
तो सब कुछ कर सकती है महिला। हमारे में जब उस समय ना रोड थे, ना तो लाइट थी, ना तो जंगलों में निकल के जा रहे हैं, तो बस पेड़ के और जानवर के सहारे में रहने वाले। और आज मैं शहर में और ऐसे देश विदेश में मुझे मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं स्वामी जी की बहुत मैं आभारी हूँ। और बहुत ही मेरी तरफ से जो भी महिलाएं हैं अपनी जो भी इच्छा है पूरी करे, हिम्मत ना हारे, कभी ना कभी मेहनत का फल तो मिलेगा। यानी बूढ़ी जी, आपकी हर डगर मुश्किलों से भरी रही है, लेकिन आपने हर कदम पर हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत जुटाई, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी सहनशीलता और अपनी लगन से आप लगातार आगे बढ़ती गई और आज इस मुकाम पर हैं कि आप विदेशों में भी सम्मान पा रही हैं। बूढ़ी जी, आपसे जुड़ा एक किस्सा रहा है कि आपने अपने पिता को पिथौरा चित्र, जो आप कहते हैं कलाकारी, आपने उन्हें बनाते देखा था, लेकिन आपकी जाति में ऐसा माना जाता है कि आपके यहाँ तो चित्र उकेरना भी अपराध है और खासतौर पर महिलाओं के लिए पिथौरा चित्र बनाना आपके लिए निषेध किया गया है। तो ये किस्सा रहा है कि आपके पिता के जाने के बाद आप रंग लेकर जंगलों में जाती हैं और जंगलों में जाकर आप पेड़ों में चित्रकारी करती हैं, कलाकारी करती हैं, फिर आपको समाज के कई विरोधों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हारती, आपका मनोबल नहीं गिरता, आपके हौसले उतने ही बुलंद रहते हैं और आप आगे लगातार बढ़ती जाती हैं। ये है कि जो पिथौरा तो हमारी है, पिथौरा पेंटिंग की पहचान है, लेकिन एक महिला ही पिथौरा को नहीं बनाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे अपने समाज वाले गलत ना मतलब उसको पिथौरा को सब लाए कि ये महिलाएं होके ये बना रही है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। जो पिथौरा का जो घोड़ा है, पिथौरा की पूजा होती है, वो नहीं बना रही हूँ मैं। जो है जंगलों में रहकर भी जो पेड़ हैं, जानवर हैं और शादी ब्याह हैं, जो पूजा पाठ हैं, वो मैं लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं बहुत ही अपने पिथौरा से मैं अलग ही हूँ, हटकर हूँ, लेकिन पहचान तो देना पड़ेगा कि कितने पेंटिंग के और ये जो कला के सब रहते हैं, तो ये लेके मैं चल रही हूँ। और बस लगातार किसी ने मुझे ऐसा ये नहीं बोला कि आप पिथौरा क्यों बना रही है, लेकिन मैं पिथौरा बनाती नहीं हूँ और मुझे बनाने का महिलाओं को हक नहीं है। तो इसलिए ये पहचान है, हमारी पहचान देते हैं, बाकी उससे हटकर पेंटिंग बनाती हूँ। चूंकि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आपने जो मुकाम हासिल किया है वो हर महिला के लिए संभव नहीं है और आपने कई महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है, आपने एक नज़ीर पेश की है। तो आप देश की तमाम महिलाओं को जो कि अपने आप को अबला समझती हैं या फिर कुछ महिलाएं जिन्हें रूढ़िवादिता में जकड़ दिया जाता है, उन्हें चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वो सिर्फ उम्मीदों की किरण की तलाश में है, आप ऐसी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये मेरी तरफ से तो यही संदेश देना चाहूँ कि वो अपनी जो अंदर से जो उनको लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही महिलाओं को देख के और मेरा मन कर रहा है कि मैं आगे बढ़ने के लिए मैं भी कैसे करूँ, क्या करूँ, लेकिन वो भी अपनी जो काम काज का वो समय है, जो घर का काम है, जो बच्चों का है, अपना हर मतलब ये काम काज करके ना कहीं अपना इच्छाएं पूरी करे और आगे बढ़े। मेरा यही है उनको कहने का सब। बूढ़ी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस खास बातचीत के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थी आदिवासी कलाकार भूरी बाई, जिनके दृढ़ हौसले और दृढ़ संकल्प ने आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा देश इन पर गर्व कर रहा है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि महिला अपने दृढ़ संकल्प से हर मुकाम को हासिल कर सकती है। हमने परिचर्चा की देश की 100 सम्मानित महिलाओं के पुरस्कार से नवाजी जाने वाली भोपाल की पूनम श्रोती से। नारी शक्ति के सामर्थ्य, साहस और सशक्तिकरण होने का सफर अभी भी निरंतर जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। इन जैसी प्रतिभा देश की हर उस नारी में है जो अपनी नारी शक्ति के वास्तविक अस्तित्व से दुनिया को परिचित कराना चाहती है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, प्रगति के लिए निरंतरता अनिवार्य है। शक्ति की यही निरंतरता भविष्य में नित नए कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए जरूरी है, ताकि इतिहास के पन्नों पर नारी शक्ति के द्वारा सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखी जा सके।
जिन हालातों में पहुंचकर लोगों की सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उन हालातों से जूझकर एक नए मुकाम को हासिल करने का जज्बा रखने वाले बिरले ही होते हैं। खासतौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो लाखों में कोई एक ही महिला ऐसी होगी जिसे कोई सहारा देने वाला ना भी हो तो भी वो तरक्की की नई इबारत लिख दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल की पूनम शोती की। पूनम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने भी सम्मानित किया है। पूनम देश की 100 सम्मानित महिलाओं के पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। पूनम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम, चूंकि आप ऑस्टियोजेनेसिस नाम की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बावजूद आपके हौसले कभी पस्त नहीं पड़े। आपके बुलंद हौसलों के नतीजन आपने न सिर्फ महिला सशक्तिकरण के तौर पर मिसाल कायम की, बल्कि आपने दिव्यांगों के लिए उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कई पहल की है और आप लगातार पहल करती भी आ रही हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कि आपको ये जज्बा कहां से आया? इस जज्बे की शुरुआत अगर मैं बोलूं तो इसकी शुरुआत मेरे बर्थ के साथ होती है। जो टिल डेट मैंने अभी तक, जो अपनी पैदाइश के दिन से लेके अभी तक जो स्ट्रगल फेस किया है, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है टुवर्ड्स डिसेबिलिटी सोसाइटी में, उसी की वजह से जो मैंने चीज़ें फेस की हैं, तब मैंने ठाना कि मुझे कुछ अलग करना है, ऐसा कुछ करना है जहाँ मैं अपने जैसे लोगों के लिए कुछ मिसाल कायम करके जा सकूं। पूनम, चूंकि आपका कद छोटा है, जिसके चलते आपको समाज में कई प्रकार की चुनौतियों का, कई प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ा होगा। जब भी आप नौकरी के लिए जाते होंगे तो वहां पर आपको कई प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ा होगा। तो आपने इन चुनौतियों का कैसे सामना किया और इन्हें कैसे सकारात्मक तौर पर लिया? खास तौर पर ये कि आपने इन चुनौतियों को संभावनाओं में बदला। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, लाइफ में दो चीज़ होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। तो मेरी लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ थी, मैंने उसी को अपना मोटिवेशन बनाया। इसलिए मैं कहती हूँ नेगेटिव मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। जिन जिन लोगों ने मुझे ये बोला कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, इसका कुछ करना बेकार है, कि इससे कुछ क्यों कराना, मैंने तभी ठान लिया कि मुझे इनको करके दिखाना है। और जो मेरी क्या बोलेंगे विल पावर, जो मैंने स्ट्रांगली डिसाइड किया था, डिटर्मिनेशन कि मुझे कुछ करके दिखाना है, वही डिटर्मिनेशन है जिससे जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। यानी कि आपके विल पावर की वजह से ही आपने इस मुकाम को हासिल किया है। आपके दृढ़ हौसले कभी पस्त नहीं पड़े। पूनम, चूंकि आप दिव्यांगों के लिए एक कैन डू अभियान चला रही हैं, इसके अलावा आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। आपके नेतृत्व में भोपाल और भोपाल के आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रकार की मुहिम चलाई जा रही हैं। तो महिलाओं को किस प्रकार से उच्च शिक्षा दी जा रही है और महिलाओं को किस प्रकार की ट्रेनिंग आपकी अगुवाई में, आपके नेतृत्व में दी जा रही है? जी, ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन छोड़ चुकी हैं जस्ट बिकॉज कि माँ बाप ने बोला कि शादी करनी है। किसी ने 12th किया है, किसी ने 10th किया है, फिर शादी करके वो अपना सेटल हो गई। मैं बात कर रही हूँ ग्रामीण क्षेत्रों की। मैं वहाँ जाके उन महिलाओं को प्रेरित करती हूँ कि भले आप कुछ काम मत करो, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नौकरी करना है, पर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार के लिए आपका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा कर सको, तो आपका शिक्षित होना ज़रूरी है। तो अपनी शिक्षा पूरी करिए। तो कई महिलाएं मुझसे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू करी है। यानी कि शिक्षा ही एक महिला की तरक्की के लिए यहाँ पे बुनियादी आधार साबित होती है। पूनम, आप उन तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगी जो कि आज कहीं ना कहीं अपने हौसले खोती बैठ रही हैं, वो एक उम्मीद की किरणों की तलाश में अपने जीवन जीने को मजबूर हैं? ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सारी महिलाओं से कहना चाहूँगी, स्पेशली उनके परिवार से। क्या होता है, महिलाओं को सिर्फ डराते ज़्यादा है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही। हाँ, उनको गलत सही का डिफरेंस बताओ, पर लेकिन उनके ऊपर थोपो मत कि आपको वही करना है जो हम बोलेंगे। उनको उनकी मानसिक क्षमता को यूज़ करने के कैपेबल बनाओ कि वो खुद इस लेवल पे आ सकें कि डिसाइड कर पाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरा मानना है कि एक महिला एम्पावर तभी होती है, एजुकेशन तो ज़रूरी है, उसका जॉब करना ज़रूरी है,
पर एम्पावरमेंट की सही डेफिनेशन नहीं है। एम्पावरमेंट की सही डेफिनेशन है जब एक महिला एबल हो कि जब वो अपने डिसीजंस को ले सके, उसे पता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं अपने परिवार का डिसीजन ले सकूं, वो अपना डिसीजन ले सके, अपने बच्चों का डिसीजन ले सके, तब वो फुली एम्पावर्ड होती है। इससे मेरा उनके परिवारों को भी संदेश है, क्या महिला का मतलब उन्हें अवेयर करो कि क्या सही है क्या गलत है, पर अपनी चीज़ें उन पर थोपो मत, उनको कैपेबल बनाओ कि वो सही गलत में अंतर कर पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर समाज का एक बड़ा रोल साबित होता है। यानी महिलाओं पर हमें चीज़ें थोपनी नहीं है, उन्हें समझाना है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। पूनम जी से बात करके बिल्कुल साबित होता है कि नारी मैथिली शरण गुप्त की उस पंक्ति की तरह विराजमान है, जहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, यानी कि नारी के हौसले बुलंद हों तो वो हर मुकाम हासिल कर सकती है जो वो मुकाम हासिल करना चाहती है। पूनम का बहुत बहुत शुक्रिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ इस खास बातचीत में जोड़ने के लिए। भारत वही मुल्क है जहां यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते के साथ नारी को देवी की संज्ञा दी जाती है। भारत वो मुल्क है जहां बल के लिए माँ दुर्गा, समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी तो ज्ञान के लिए माँ सरस्वती के सामने मंदिरों में सर झुकते हैं। लेकिन इस मुल्क में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी केवल मंदिरों में बसते हैं। असलियत तो ये है कि ये नारी जो शक्ति की महज परिभाषा भर है। असलियत तो ये है कि ये नारी शक्ति जिस शक्ति का पर्याय माना जाता है, वो खुद घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। यानी ये नारी शक्ति जो खुद शक्ति का पर्याय है, उसे सशक्तिकरण की दरकार है। कालखंड के इतिहास में हमारा भारत अखंड विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था। भारत में नारी की स्थिति और गति का वैदिक काल से लेकर गांधी युग तक हजारों साल से भी अधिक का अवलोकन करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि नारी शक्ति अपने सभी संघर्षों, चुनौतियों और जीत के साथ हमारे समय की भावना का विस्तार करती है। इन तमाम बातों के बाद भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नारी के साथ सदैव ही विरोधाभासी स्थितियां भी रही हैं। मुल्क में एक ओर जहाँ नारी शक्ति को देवतुल्य माना जाता है, वहीं उसे अबला बताकर परंपरा और रूढ़ियों की बेड़ियों में भी जकड़ा जाता है। महिला शिक्षा ये दुनिया की आधी आबादी स्त्री जाति के लिए शिक्षा के मायनों को लेकर और महिला सशक्तिकरण से तमाम विषयों पर भी हमने चर्चा की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राही तिवारी से। नारी शक्ति का या स्त्री शिक्षा का जब जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि शिक्षा ही एक नारी के हाथ में लगी, एक स्त्री के हाथ में लगी सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन जब हम बात करते हैं पढ़ने लिखने वाली स्त्री की, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता उसको आज़ादी को लेकर है। आज़ादी, जी हाँ, आज सबसे बड़ी चिंता पढ़ने लिखने वाली युवतियों की आज़ादी को लेकर ही है। अशिक्षा इस आधी आबादी की राह में सबसे बड़ी बाधा है। जब एक स्त्री पढ़ती है तो कुछ और आज़ाद होती है, जब वह स्त्री लिखती है तो आज़ाद होती है आगे की कई पीढ़ियां। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया की आधी आबादी कहें या स्त्री शक्ति कहें, इसका एक बहुत बड़ा तबका आज भी शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। आज भी शिक्षा उसके लिए दूर की कौड़ी है। चूंकि आज राखी मैम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। चूंकि मैम आप भी एक महिला हैं, आप भी एक शिक्षिका हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपकी क्या राय है इसको लेकर कि आज भी स्त्री शक्ति का एक इतना बड़ा तबका कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह जाता है, क्योंकि शिक्षा ही एक स्त्री के लिए सबसे जरूरी बुनियादी आधार है। जी देखिए, आप बहुत सही कह रही हैं कि शिक्षा एक बुनियादी आधार है, और आपने जिक्र किया कि शिक्षा मूलतः एक पूंजी है, और जो पूंजी एक बालिका को यदि मिलती है तो वो केवल अपने को ही सुदृढ़ नहीं करती, बल्कि वो पूरे परिवार को सुदृढ़ करती है, पूरे समाज को सुदृढ़ करती है। तो आपने वो सारी बातें कही हैं जो कि एक इस समाज के सुदृढ़ आधार के लिए आवश्यक है।
शिक्षा देखिए सभी का मौलिक अधिकार है और वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना जो है वो सरकार की जो है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी समाज या राष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है कि इस आधी आबादी तक वो शिक्षा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे हम एक एक कदम दर कदम महिला दिवस मनाते चले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श हो रहे हैं, तो उनकी अनुगूंज जो है वह नीचे तक पहुंचती जा रही है। एक जागृति लोगों के अंदर आई है, एक बड़ा बदलाव भी आया है देखने में, और आप देखेंगे आंकड़े बताते भी हैं कि कैसे धीरे धीरे ही सही छोटे गांव, कस्बों, शहरों से जो हैं वो लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए जा रही हैं और एक बड़ा परिवर्तन जो है वो समाज में परिलक्षित होता दिखाई दे रहा है। तो एक आशा की किरण जो है वो हमें दिखाई देती है अपने समाज में, और यदि मौका मिलता है उन्हें लड़कियों को अपने को साबित करने का, तो वो कोई ऐसा भी कोई मंच नहीं है जिसको वो छोड़ती हों। आप पाएंगे कि चाहे हम नभ, थल और जल जहाँ कहीं भी हो, लड़कियों ने अपने को साबित किया है। अपनी शिक्षा के बलबूते उन्हें एक और, देखिए महिलाएं जो हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें एक साहस है, ऊर्जा है, सृजनात्मकता है। यदि शिक्षा की पूंजी उनको मिल जाती है तो वो और ज्यादा निखर कर सामने आती हैं। तो खुद को ही वो सुदृढ़ नहीं करती बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी सुदृढ़ करती हैं, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। और ये मैंने देखा भी है, मैं देख रही हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले एक जो मेरा लंबा अनुभव कहता है, इस शिक्षा जगत में मैं रही हूँ, तो पहले जो है वो लड़कियां या छात्राओं की जो है कमी दिखाई देती थी मीडिया कोर्सेज में, गिनी चुनी जो हैं वो छात्राएं होती थीं। पर अब धीरे धीरे जो है वो पूरा समय बदला है और आप ये पाएंगे कि अब लगभग 50-50 रेशियो है कि छात्राएं भी बढ़ चढ़कर मीडिया के कोर्सेज कर रही हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम जो है वो रोशन कर रही हैं, और आप पाएंगे कि वो एक समाज में सकारात्मक और संवेदनशील परिवर्तन जो है वो ला रही हैं। यानी कि आपका कहना है कि महिला तो स्वयं सिद्धा है, उसने नभ, थल, जल हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करने की कोशिश की है। मैम, हम बात करें तो आज औरत के आर्थिक अवदान को नकारने की परंपरा रही है। बात करें शिक्षा के क्षेत्र की या तमाम क्षेत्रों की, तो आज महिलाओं को कहीं ना कहीं हाशिए पर ढकेल दिया गया है। यदि किसी एक महिला को मुख्य धारा में स्थान दे भी दिया जाता है, उसे शामिल भी कर लिया जाता है, तो उस एक महिला को अपवाद मानकर वहां पर रीतिशील समझ लिया जाता है। तो आप क्या सोचती हैं, एक महिला होने के नाते क्या एक औरत की जो सही लड़ाई है, जो उसकी आखिरी लड़ाई है, वो मुख्य धारा में बने रहने की है? और क्या मुख्य धारा में बने रहने के लिए औरत की लड़ाई भविष्य में भी जारी रह सकती है? जी देखिए, आर्थिक जो स्वतंत्रता की या स्वावलंबन की आपने बात की है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा पूरी बालिकाओं को दी ही इसलिए जानी चाहिए। मैं दरअसल देखिए एक बात की बात करती हूँ यहाँ कि हम विभेद की दृष्टि से क्यों देखते हैं। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और इसके लिए जो है हर तरफ आवाज भी उठती है। ये समानता ही है या आर्थिक रूप से उसको सुदृढ़ करना ही है जो पूरे समाज में एक बदलाव लाएगा। आपने कहा कि एक क्रीमी लेयर पर यह बदलाव दिखाई देता है, इसकी जो एक कहना चाहिए इसका जो लाभ है वो निचले तबकों पर उस तरीके से नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, आपके जनसंचार माध्यम ही हैं, वो ऐसी कहानियां लोगों के सामने रख रहे हैं जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की आदिवासी जो महिलाएं हैं वो अपने बलबूते जुझारू तरीके से कुछ कर रही हैं, चाहे गांव स्तर पर हो, मछली पालन से लेकर उदाहरण भी हमारे सामने है, चूंकि भी एक आदिवासी महिला भूरीबाई जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो ऐसा बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें समाज से जो है वो परित्यक्त
कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, उनके सामने कड़ी चुनौतियां पेश की गई, पर हर चुनौती में जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ी। और चाहे मैं तो कहूंगी अशिक्षित महिलाएं भी थीं, उन्होंने भी अपने हुनर के बलबूते जो है समाज में एक जगह बनाई है। लेकिन हाँ, अभी काम करना बहुत बाकी है, हमें बहुत लंबी यात्रा भी तय करने की ज़रूरत है। और ये बात सही है कि देखिए, जो अपने आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न महिलाएं हैं वो तो अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर ही रही हैं, लेकिन मूल बात यह है कि हम किस तरह जो है वो वंचित जो तबका है समाज का, जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उन तक किस तरह एक ऐसी रोजगार मूलक या कौशल संपन्न विकास जिसको हम कहते हैं, ऐसी शिक्षा उनको दे सकते हैं क्या जिससे उनके कौशल को और ज़्यादा हुनर को निखारा जाए और उस हुनर के माध्यम से वो जो है अपनी आजीविका कमा सकें। क्योंकि उनमें ये जो स्वावलंबन का भाव होगा, आत्मनिर्भरता का भाव होगा, हम स्किल इंडिया की बात भी करते हैं, ये आत्मनिर्भरता का भाव ही उनके अंदर एक निडरता पैदा करेगा। देखिए, आवश्यकता ये है कि हम जो है, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक और अपने स्थान और अपने अस्तित्व की जो है वो तलाश कर रहे हैं। और समाज को जो है उसको एक व्यक्ति के रूप में देखना होगा। स्त्री और पुरुष के खांचे से अलग हटकर आप जब समतामूलक समाज की बात करते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति। नारी दिवस पर नारी के प्रति अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करना ही काफी नहीं है, जरूरत है हर दिन नारी के सम्मान की। नारी का सहयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में सदा से ही रहा है। किसी भी देश और राष्ट्र की उन्नति की कल्पना महिलाओं के बिना अधूरी है, जो आज भी विवश जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जिन्हें समाज व कानून तो ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन परिवार की बंदिशें उन्हें आज भी बांधे रखे हुए हैं। आवश्यकता है इन महिलाओं को अपने अस्तित्व को प्रकाश में न ला सकने वाली महिलाएं स्वयं को जागरूक करने की। हमारे समाज के इस पितृसत्तात्मक समाज में औरत अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक औजारों की मोहताज है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो आप कह रही हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता, ये बात सही है। मुझे लगता है कि इस आप जो इशारा कर रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हम घरों में जो महिलाओं के साथ में जो वर्बल अब्यूज़ है या जो वायलेंस जो है घरों में की जाती है, जो घरेलू हिंसा है, वो एक बड़ी चुनौती है कि इससे किस तरीके से लड़ा जाए। बहुत सारे कानून हैं इसके लिए, लेकिन केवल कानूनों के बलबूते पर हम उनको न्याय दिलाने की बात नहीं कर सकते। ये न्याय तब होगा जबकि हम परिवारों की जो सोच है, उनके जो वैल्यू सिस्टम है, उनके जो संस्कार हैं, उसमें एक तरीके का एक बेहतर सकारात्मक परिवर्तन लाए। और वो किस तरह होगा? वो तब होगा जबकि हम पुरुषों को संवेदनशील बनाएं। केवल महिलाओं के ऊपर सारी जिम्मेदारियां नहीं है परिवार को चलाने की या परिवार को संस्कार देने की या मूल्य को आगे बढ़ाने की। पुरुषों पर भी उतना ही ज़्यादा जो है ये बात निर्भर करती है। तो जो रोज़मर्रा में शब्दावली घरों में प्रचलन में आती है कई बार, अरे तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, या छोड़ो तुम्हारे बस की ये चीज़ नहीं है, या अपनी हदों में रहो और अपने को समझो, या ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं या उसकी क्षमताओं को कम करने और बाधित करने वाली चीज़ें हैं, इनको बदलना देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है ये बदलाव तब आएगा जबकि परिवार के पुरुष संवेदनात्मक तरीके से ज़्यादा जागरूक होकर ये चाहेंगे कि भाई हमारा परिवार जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़े और जो घर में स्त्रियां हैं वो अब सम्मान पाएं। तो घर में जब स्त्री को सम्मान मिलता है तो अपने आप उनकी जो आत्मविश्वास है उनके अंदर की जो एक रचनात्मकता है वो बाहर भी परिलक्षित होती है। तो आप ये देखें आज के समय में चाहे
कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे आप देखें कि कॉमर्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। और ये किस लिए बनाई है? क्योंकि उन परिवारों को ने सहयोग किया है उन बालिकाओं की शिक्षा को देने में। उन्होंने समझा कि नहीं, हमारे परिवार की जो लड़की है उसको हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी भी एक पहचान जो है समाज में बन पाएगी। तो आप देखें कि मैं तो लगातार पढ़ती हूँ ऐसी सक्सेस स्टोरीज, और मैं अपने यहाँ जो छात्राएं हैं और छात्र हैं, विशेष तौर पे छात्रों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो हैं, हम समाज में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, और परस्पर सहयोग से ही हम जो है इस लड़ाई को जीत सकते हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? महिलाएं राजनीति से दूर क्यों हो रही हैं? वहीं एक महिला राजनेता नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी क्या राय रखती है? महिलाओं की आबादी 50% है और एक बहुत बड़ा हाफ ऑफ द पोर्शन जो है महिलाओं का है जनसंख्या के आधार पर। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसके नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो अपने यूपी चुनाव के पहले कहा था कि यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट विधायक के दिए जाएंगे। उन्होंने अपनी बात पर खरा उतरते हुए 40% महिलाओं को टिकट दिया। अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि महिलाओं को वो आगे लाए और ज्यादा से ज्यादा उनको जिताए। कल आदरणीय प्रियंका जी लखनऊ के अंदर बड़ी भारी रैली कर रही हैं महिलाओं के इसमें, और मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का कांग्रेस पार्टी जितना कर रही है। और मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि 1985 में 32 महिलाएं चुनकर इस विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में आई थी, जो कि राजीव गांधी जी का जो एक सपना था कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें। उसमें मैं भी एक विधायक थी जो इस सदन की सदस्य बन के आई थी। 32 विधायक उसमें चुन के आई। मैं महिला दिवस पर अपने प्रदेश की बहनों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। और निश्चित ही आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं कहीं पीछे हैं। हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्राचीन काल से अगर हम देखते हुए आए तो निश्चित रूप से हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज था, और वही भाव जो चला आ रहा था, वही सोच जो चली आ रही थी, उसने भी कहीं ना कहीं महिलाओं को, बेटियों को दूसरे दर्जे पर रखने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जागृति बढ़ रही है, लोगों की सोच बदल रही है, अब वह परिवर्तन हमें दिखाई भी देने लगा है। अब बेटे के जन्म पर जो खुशी माता पिता को होती थी, अब बेटी के जन्म पे भी होने लगी है। तो धीरे धीरे अब माहौल बदल रहा है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है। आने वाला समय महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बहुत सुखद होगा। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी औरों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी होते हैं घरों से रुखसत, सिर्फ बेटी को मेहमान न समझा जाए। मेरे हिसाब से तो अभी भी जो अपने देश की महिलाएं, औरतें रात में निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आप अगर देखोगे, अगर उनके साथ में कोई एक पर्सन नहीं है ना, तो वो कभी भी सेफ नहीं फील करेंगी। कभी भी कोई भी आके उन्हें टच कर जाए, कुछ बोल जाए, कोई कितनी भी लड़की एजुकेटेड हो, हिम्मत वाली हो, 1 मिनट के लिए वो डर ही जाएगी। उसके माता पिता इसलिए उनको अलाउड ही नहीं करते कि निकलो, चाहे कितना भी देश मॉडर्न हो जाए। सोच लोगों की लेकिन कभी नहीं बदलती है। तो पहले सोच को बदलना चाहिए, और इंसान को खुद समझना चाहिए कि अगर लड़की बाहर निकल रही है तो लड़कों का भी जैसे फर्ज बनता है कि वो सेफ फील करें, उनकी वजह से उन्हें डर ना लगे। इसमें मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है इतना आगे बढ़ाने का। वाणी जिसकी गरिमा का वर्णन नहीं कर सकती, शब्द जिसकी महिमा को
बांध नहीं सकते। इसका व्याख्यान सृष्टि का कण कण करता है, जो अपने त्याग, बलिदान, व्यक्तित्व से घर, परिवार, समाज को आलोकित कर रही है। वह नारी किसी एक दिन की अवधि में सिमटकर अपने अस्तित्व का आभास कराए, यह विरोधाभास ही है। नारी सृष्टि की अनमोल रचना है, जो कोमल होते हुए भी विशाल मन, अद्वितीय तन व सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। देख के अच्छा लगता है। पहले के जमाने से बहुत प्रगति हो रही है। लड़कियां बहुत से क्षेत्र में अपने आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, लड़कों से आगे है, कोई भी जॉब कर रही है। सभी छोटी बड़ी सभी जगह हम लोग घूमने निकले, हम गुजरात से हैं, हम घूमने निकले हैं और कई जगह हमने देखा कि जहाँ लड़के नहीं है लड़कियां काम कर रही है। अच्छा लगता है देख के। तो लगता है कि अभी लड़कियों का जमाना आ रहा है और आना भी चाहिए। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लड़कियां अभी भी नहीं पढ़ पाती और कुछ काम नहीं कर पाती। अभी भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, पर बहुत कुछ बदल रहा है और बदलेगा अभी भी। तो अच्छा है, जो चल रहा है वो अच्छा है। हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। वे महिलाएं जो आज मुख्य धारा से अलग हो गई हैं, अब जरूरत है इस सृष्टि की अनमोल धरोहर को सहेजने की, उसे संवारने की, उसकी क्षमताओं को पहचानने की, ताकि उसकी इष्टतम सहयोग से एक बेहतर और नायाब मुल्क तैयार हो सके और शक्ति को सशक्तिकरण की दरकार न हो। NS12 क्रिएटिव विमेंस क्लब से NS12 क्रिएटिव विमेंस क्लब सन 2009 से निरंतर महिला उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। महिलाओं में छुपी हुई प्रतिभा को मंच देता है, उनको स्वावलंबी बनाता है, महिला सुरक्षा के लिए काम करता है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिनके जीवन में कहीं न कहीं कभी न कभी कोई दुर्घटना हो गई हो। उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है और उन्हें स्वावलंबन से जोड़ता है। हम निरंतर स्लम एरिया में जाते हैं, वहां ऐसी महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनके अंदर उत्साह उमंग भरते हैं और उनको जीवन जीने की कला से प्रेरित करते हैं और उन्हें उनके उद्देश्यों से जोड़ते हैं। हमारे बीच मिसालें कम नहीं, मुस्कुराहटें भी कम नहीं। महिलाएं खेल के मैदान में, देश के शासन से वर्दी के अनुशासन तक, खेल के मैदान से एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक, खेल में, लेखन में, अर्थशास्त्र में नारी आज मैथिली शरण गुप्त की उस पंक्ति की तरह विराजमान है, जहां मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि एक नहीं दो मात्राएं नर से बढ़कर नारी।